दोस्तों, पंजाब के स्कूल में पढ़ने वाली सबसे खूबसूरत लड़की उसी स्कूल के बाहर ठेले पर एक बर्फ का गोला बेचने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। अब लड़की अमीर खानदान से थी, इसीलिए बहुत बवाल होता है, हंगामा होता है। लाख बंदिशें लगने के बावजूद भी वो लड़की उस बर्फ वाले के साथ भाग जाती है और जब वो उसके घर जाती है तो फिर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं क्योंकि उस लड़के की आदत ऐसी थी कि कुछ ही महीनों के अंदर उस लड़की के सारे से सारा इश्क का भूत उतर जाता है और वो इतना उसे सताता है, इतना परेशान करता है, इतना कुछ उसके साथ करता है कि वो अपना दुर्ग दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकती थी, किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी और वो अपने घर नहीं जा सकती थी। और एक दिन रास्तों में वो अपनी हिम्मत हार जाती है और उसके बाद वो कुछ होता है। वो एक प्यार करने वाले के लिए नसीहत है, एक बहुत इमोशनल कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अब आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब की एक व्यक्ति जिसका नाम कतार सिंह होता है। उसके 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, 2 बेटियां होते हैं। सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम रागिनी होता है, वही 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र 18 साल की होती है पर वो बहुत अनुशासन था क्योंकि कतार सिंह के पास इज्जत दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक लोग उसको जानते थे लेकिन उसी स्कूल के बाहर जिसमें रागिनी सिंह पढ़ती थी, उसी स्कूल के बाहर एक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का लड़का जो कि ठेले पर बर्फ़ का गोला, फालूदा यही सब बेचा करता था। लड़कियां स्कूल से आकर उसके ठेले पर चाव से ये सब खाया करती थी। लेकिन जो रागिनी थी वो बहुत खूबसूरत थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके ऊपर जो है ये उस लड़के का नाम लालची होता है और लालची की नज़र पड़ती है और फिर उससे बातें करने लगता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार बंटने लगता है। लेकिन जब ये प्यार, ये बात कतार जो थी घर पर पता चलती है, उसकी पत्नी को पता चलती है, तो वो रागिनी को मना करती है और कहती है कि घर में और भी 3 बच्चे हैं जो कि तेरे से बड़े हैं, उनका कभी कुछ ऐसा सुनाई नहीं देता है और तू ये सब कर रही हो। अपने बाप की मिजाज को तू जानती नहीं है, वो हम सब को मार देंगे। इसीलिए मेरी ये चेतावनी है कि कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। और ये जानती थी कि किसी अमीर लड़के से प्यार करती है, लेकिन जब ये बात पता चला कि ये एक ठेले वाला और स्कूल के बाहर बर्फ़ का गोला बेचता है, तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, तो फिर वो उसका गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो लाख छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन आखिरकार एक दिन कतार जी को ये बात पता चल जाती है और वो परिवार में बहुत ही सख्त लहजे में कह देते हैं कि उस रागिनी को कह देते हैं कि हम भूल जाएंगे, तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, हम तुम्हें मारते देर नहीं लगेगी और ऐसा कुछ तुमने किया तो इसीलिए तमीज़ से स्कूल जाओ और स्कूल से वापस घर आओ। लेकिन दोस्तों, इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसका उल्टा असर पड़ता है। एक दिन वो उस लालची के साथ भाग जाती है और वहाँ से भागने के बाद वो उत्तर प्रदेश आती है जहाँ पर उसका घर होता है प्रतापगढ़ ज़िले में। और वहाँ पर वो उसके घर आती है तो जैसे ही उसको देखते हैं लोग, उसके मुंह खुले की खुले रह जाते हैं। इतनी फूल सी नाजुक लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से भगा लाया, कैसे फंसा लाया, ये तो बहुत ही बड़े घर की लड़की लग रही है। अब वो आधा अंग्रेजी आधा पंजाबी यही बोलती है और भोजपुरी भाषा उसे समझ में नहीं आता था, उसकी भी भाषा लोग कम ही समझ पाते थे। हाल फिलहाल में उसके साथ रहने लगती है, लेकिन अब वो महल को छोड़कर आई थी यहाँ पे। वाकई में जो लालची था उसके घर में कुछ नहीं था, ना लैट्रिन था, ना बाथरूम था, ना ही किचन था, कुछ भी नहीं था। जितने में
इसका बाथरूम था घर पे, रागिनी के घर में, उतने में कुल मिलाकर इसका घर होता है। और लाल जी के जितने भी परिवार वाले थे, उसके माता पिता थे, लाल जी खुद जो थे, उसके भाई भाभी जो भी थे, वो सारे मजदूरी का काम करते थे और इस तरीके से लोग रहते थे। अब जो गांव वाले थे वो उसको परदेसीन परदेसीन कह के बुलाने लगते हैं, लेकिन वो लाल जी के परिवार वाले थे, उसकी ज़रा भी कद्र नहीं करते थे। इतने बड़े घर से अगर ये यहाँ भी आ गई है तो कम से कम इसकी कुछ इज़्ज़त करो और घर में सही तरीके से रखो। जिसको घर में दूध, दही, रबड़ी वग़ैरह की कोई कमी नहीं थी, वो उसे काली चाय पीनी पड़ती थी। और धीरे-धीरे रागिनी को पछतावा होने लगता है, क्योंकि जो लालची था उसकी भी आदतों में परिवर्तन आ जाता है, उसके मन भर जाता है और वो जो है पहले दारू शराब पीता था, कुछ दिनों के लिए छोड़ रखा था, फिर से पीने लगता है। अब ये सारे लोग काम पर जाते हैं, मज़दूरी करने जाते हैं और यही सोचते हैं घर का सारा खाना रागिनी बनाए। लेकिन रागिनी जिसने कभी चाय नहीं बनाई थी, अपने घर में सारा कुछ उसकी मम्मी कर देती थी। वो किसने जलता हुआ चूल्हा देखा भी नहीं था, वो घर पर चूल्हे पर कैसे खाना बनाती। कुछ दिन कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं कर पाती है तो लालची उसे मारने लगता है, पीटने लगता है और बार-बार कहता है कि चली जा अपने बाप के घर, चली जा। किस लिए आई है? जब तुझे कुछ नहीं करना है तो ये सब आता ही नहीं है। धीरे-धीरे वो जो है परेशान हो जाती है और फिर सब जैसे ही 5-6 महीने बीतते हैं तो वो पछताने लगती है, सोचती है कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि इसे मारता था, पीटता था और घर पर कोई बचाने वाला भी नहीं होता था। एक दिन वो बैठकर रो रही थी, सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ? तभी उसका एक पड़ोसन थी, उसका नाम कुंती होता है, वो घर पर आती है और कहती है कि क्या हुआ परदेसिन, काहे रो रही हो? फिर वो कहती है कि क्या बताऊँ चाची, मुझे लाल चीन ने बहुत मारा। फिर से वो अपना पैर दिखाती है, पीठ दिखाती है, हाथ दिखाती है, जिस पर लाल लाल निशान पड़े हुए थे। वो कहती है कि सही बात है, तू जो है तेरी मति मारी गई थी और तू पता नहीं क्या देखकर चली आई। वो कहती है कि फिर की चाची, कोई नदी है, कोई कुआं है, मुझे बता दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे बस इतना बता दो कहाँ पर है, किस तरह है। वो कहती है कि ये सब किस लिए पूछ रही हो? रागिनी रोते हुए लिपट जाती है, उससे कहती है क्योंकि मुझे जीना नहीं है। अब दोस्तों, उसकी यह हालत देखकर जो कुंती होती है उनकी भी आंखें भर आती है। वो इन लोगों की करतूत जानती थी। वो कहती है कि देखो, ऐसा है परदेसिन बेटा, तुम उल्टा सीधा मत सोचो, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि मैं घर भी नहीं जाकर और वहाँ पर मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, वहाँ जाऊँगी तो बिना मतलब के वहाँ पर बवाल होगा। इसीलिए मेरी किस्मत में यही शायद लिखा है और मैंने सबका दिल दुखाया है, तो मुझे सज़ा तो मिलेगी ही। इसीलिए बस आप मुझे ये बता दो कि मैं यहाँ से कहीं निकल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक रुपये भी नहीं है और वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी वहाँ पर तरस जाती है, जो कि 10-12 लाई थी और ये सारा कुछ लालची उड़ा चुका था। और वो कहती है कि मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। कुंती ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम रात को 12 बजे उस पेड़ के नीचे मिलना, उसके घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ होता है, वहाँ पर वो कहती है कि तुम रात में मिलना और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी करना क्या है। अब उसी रात जो है वो 12 बजे 1 बजे के बीच उस पेड़ के नीचे मिलती है। पहले से ही कुंती उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद उसको लेकर जाती है एक कच्चे रास्ते पर, जहाँ पर 2 लोग बाइक लेकर खड़े थे। फिर वो उनके बीच में बिठा देती है और चुपके से अपने घर चली आती है और वो दोनों उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह हुई तो घर पर हंगामा मच जाता है कि अरे परदेसिन भाग गई, कहाँ गई, और इधर-उधर ढूँढने लगते हैं। अब ये लोग उसको ढूँढते भी हैं तो नदी में, कुआँ में, क्योंकि बार-बार वो धमकी दे रही थी कि ऐसा करेंगे
तो मैं ऐसा कर लूँगी। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि वो कहाँ गई है। वो 2 दिन वो 2 लोग ढूँढते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं और 2 दिन के बाद जो कुंती थी वो अपने घर से निकलती है और अपने बहन के घर जाती है, जहाँ पर जो रागिनी थी वो सुरक्षित थी। और वो जो है 2 लोग थे, उनमें से एक कुंती का बहनोई था जिसका नाम शंकर होता है और एक उनका बेटा था। वही दोनों बिठाकर वो ले गए थे और वहाँ पर वो जाती है। सारी कहानी पहले से ही उन्होंने बता रखा था, संदेश भिजवा रखा था और फिर वो कहती है कि इसको कैसे भी करके इसके घर पर भिजवा देना, वरना ये बहुत परेशान है। जो उसके बहनोई थे वो बोलते हैं ठीक है, वो भी दिल्ली मुंबई कमाए हुए थे, उनको सारा कुछ पता था, होशियार थे। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी चलूँगा और तुम लोगों को वहाँ तक पहुँचा दूँगा। और उसके बाद वो लोग अपने खर्चे से, अपने पैसों से वहाँ से निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से फिर पंजाब जाते हैं। लेकिन पटियाला ज़िले में जो उसका घर होता है, वहाँ से कुछ दूरी पर जो कुंती थी अपनी बहनोई को कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, पता नहीं घर जाने के बाद वो लोग कैसा व्यवहार करेंगे, क्या होगा, इसीलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। और मैं महिला हूँ, तो मेरे साथ तो इतनी ज़्यादती तो नहीं करेगा कोई और, तुम जो हो यहीं पर रुक जाओ, ऐसा ही होता है। वो रुक जाता है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे अपने घर की बाउंड्री में प्रवेश करती है, घर को देखकर रोने लगती है। अब दोस्तों, उसका एक कुत्ता होता है जो कि रागिनी को देखते ही अपनी पूँछ हिलाने लगता है। वो खुश हो जाता है और भाग के घर में जाता है और वहाँ पर भो भो करने लगता है। तो उसकी जो माँ थी रागिनी की, वो घर से बाहर आती है और आते ही जैसे ही वो रागिनी को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो रागिनी पहले थी उस रागिनी में और अब की रागिनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी थी। फिर वो वहाँ आती है और उसकी आँखों में आँसू थे, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को रोकती है और रागिनी से सख्त लहजे में कहती है कि तेरा यहाँ पर क्या काम, तू किस लिए आई। रागिनी जो है रोने लगती है। जो कुंती थी वो कहती है बहन, सारी कहानी बताती हूँ, बहुत दुखी है, बहुत पछता रही है और इतने जो है अपनी गलती मान ली है और मुझसे ऐसे कह रही थी कहीं अपना जान खो देती, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लेके आई हूँ। माफ़ कर दो, बच्चे तो ऐसा करते ही है। लेकिन ये कहती है कि तुम नहीं समझ रही हो, अगर इसके पापा यहाँ पर होते, शुक्र मनाओ वो नहीं है, अब तक ना जाने ये क्या कर लेते। बातों बात में बंदूक उठा लेते हैं और क्या पता इसके साथ हमको भी मार देते, खुद को भी मार लेते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब जो है इसकी किस्मत में लिखा है वही होगा। यहाँ से इसको लेकर जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इसकी इच्छा होगी जीने की तो जिएगी और अगर मरने की इच्छा होगी तो मर भी जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब उस वक्त उसकी बड़ी बहन जो सुहानी होती है, वो भी उसकी थोड़ी दया आ जाती है, उससे हमदर्दी दिखाते हैं, उसके पास आती है। अब वो सुनती है तो कहती है कि ऐसा है रागिनी, देख तू अपनी जान मत देना, अगर ज़िंदगी रह गई है तो क्या पता कभी हमारी मुलाकात हो, मत सोचना। लेकिन वो जो है रोते हुए कहती है कि माँ बाप का दिल मत दुखाना, तेरी शादी करें कर लेना, दुनिया भले बहुत दुख देते हैं, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है और मैं सच कह रही हूँ, मैं जी नहीं सकती हूँ, इसीलिए तू बहन हमेशा खुश रहना। उसके बाद सुहानी रोने लगती है, सारा कुछ कहती है भाई भी रो रहे थे रक्षाबंधन में। दोस्तों, इसी बीच में रक्षाबंधन था, वो भी निकल गया था। तो रागिनी अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन खरीदी थी। वो सोची थी कि इसको मैं भिजवा दूंगी, लेकिन लाल चीज भिजवा नहीं भेजा, वो मना कर देता है और अपने बैग में रखी थी उसे निकालती है और कहती है कि ऐसा करना कि ये उन भाइयों को बांध देना रक्षाबंधन पर और उनसे बोल देना कि मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही थी। सुहानी अपनी माँ से कहती है कि मम्मी माफ़ कर दे इसको, लेकिन वो कहती है कि तू जानती नहीं है यहाँ पर बहुत बुरा हो जाएगा,
इसीलिए तू इससे दूर ही रह। उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है और उसके बाद सख्त लहजे में वो कहती है कि यहाँ से इसको लेकर तुम जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। फिर वो घर में जाती है और कुछ पैसे लाती है और कुंती के हाथ में रखते हुए कहती है कि जो आपने खर्च किया, इसके पीछे परेशान हुए, वो आप कुछ रख लो और इसको ले जाओ, जहाँ मर्जी ये जाए। अब दोस्तों, कुंती सोचती है कि मैं क्या करूं, ये तो ऐसे कह रही है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो किस्मत में लिखा है होगा वही होगा, इसको तो लेकर यहाँ से जा रही हूँ। और उसके बाद फिर वो उसको लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त जो रागिनी थी वो पलट पलट कर अपनी माँ को देखती है, शायद माँ उसको आवाज़ लगाए, शायद वो दौड़ कर आए, मेरा हाथ पकड़ ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो धीरे धीरे आँखों में ओछल हो जाती है। जैसे आँखों में उछल होती है वैसे एक माँ तो माँ होती है। जो रागिनी की माँ थी वो अपना छाती पीट पीट कर रोने लगती है, दहाड़े मार मार के रोने लगती है। सुहानी कहती है मम्मी मत रो, मैं अभी जाती हूँ, उसको लेके आती हूँ। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि अब जाने दो उसको और इसी में हम लोगों की भलाई है। फिलहाल जो रागिनी थी वहाँ से चली जाती है और फिर जब वो जाती है तो वहाँ पर शंकर खड़े थे, कुंती के बहनोई खड़े थे, उनसे सारी बातें बताती है। वहाँ पर तो ऐसे ऐसे और वहाँ तो ऐसे कर रहे थे। फिर रागिनी कहती है कि ऐसा है चाची, मैं आपका एहसान तो इस जन्म में कभी नहीं चुका सकती। आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन अगले जन्म में भगवान ने मौका दिया तो ज़रूर उससे पूरा करूँगी। और आप लोग अपने घर को जाइए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मैंने सबका दिल दुखाया है तो मुझे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और वो वहाँ से दूसरे रास्ते जाने लगती है, लेकिन कुंती उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि आपने देखते हुए तुम्हें तो हम मरने नहीं देंगे और तुम चलो हमारे घर पर, वहीं पर जो भी होगा सो खाएंगे, जो खाएंगे वो खिलाएंगे। लेकिन शंकर कहते हैं कि लाल जी के घर वालों का पता चलेगा तो उसको पता चलेगा तो क्या कहेंगे। तो ये कहती है कि उसकी चिंता छोड़ दो, मरना है तो उसे चाहिए, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। अब उसके बाद उसको स्टेशन जाना था, इसीलिए साधन का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन तभी जो है कतार सिंह जो थे वो अपनी गाड़ी से वहाँ पर आ जाते हैं। जैसी उनकी गाड़ी रागिनी देखती है तो घबरा जाती है, डर जाती है, कहती है कि मेरे पापा आ गए। अब ये लोग भी सहम जाते हैं। इनके बाद रागिनी जो कुंती थी अपने आंचल में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि आंचल में छुप नहीं पाती है। गाड़ी आकर वहाँ पर रुकती है, उस पे से कतार सिंह उतरते हैं और जैसे ही वो रागिनी को देखते हैं अपनी भौहें खोल लेते हैं और कहते हैं कि बेटा आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। जैसे ही वो रोने भी लगती है, रागिनी ये बात सुनती है, अपने पापा के सीने से चिपक जाती है और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो भी रोने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो और उन दोनों को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके बाद वो घर पर आते हैं और यहाँ पर उसने देखकर रागिनी की माँ हैरान हो जाती है, घबरा जाती है। लेकिन जब वो उतर कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी लौट कर आ गई, देखो मेरी बेटी लौट कर आ गई, तो फिर वो लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं और उसके बाद वो जो है उससे प्यार दुलार करने लगते हैं। दरअसल जब रागिनी चली गई थी तब वो बहुत डिप्रेशन में थे और मनोचिकित्सक के पास गए थे और उससे पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, सबसे ज़्यादा उसी को मानता था, लेकिन वो हम लोगों से इतना नफ़रत करती थी कि एक ठेले वाले के साथ भाग गई, मैं क्या करूं? उसे मार भी नहीं सकता और खुद भी कुछ कर नहीं सकता। तो उन्हें डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बताई थी वो लड़की अपने नफ़रत नहीं कर रही थी, बस उसकी नादानी थी जो चली गई। अगर आप उसे मार देंगे तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे, क्या पता आप फंस भी जाएंगे, अगर नहीं फंसेंगे तो आपको ज़िंदगी भर पछतावा रहेगी। इसीलिए आप उसे सुखी जीवन से कमाना चाहिए और कभी भूले नहीं, भटके वो आती है तो उसे जो है आप अपना लीजिए, ठुकराइए नहीं, इसी में आपको सुकून मिलेगा। अब जो कतार सिंह थे वो उनके मन ही मन बैठ जाती है, लेकिन अब वो कहाँ है, कैसे है, उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं चलता था।
फिर वो पता नहीं लगा पाते कि वो कहाँ है और वो सोचते हैं कि क्या पता कभी आएँगे। दोस्तों, जब उस दिन वो आती है, उसके साथ जैसे ही वो लोग जाते हैं वैसे ही कतार सिंह भी आते हैं। कहीं से आकर जब अपनी पत्नी को देखते हैं, घर में रो रही थी, पूछते हैं तो सुहानी कहती है कि रागिनी आई थी और ऐसे-ऐसे एक औरत के साथ आई थी और मम्मी ने उसे भगा दिया, वो चली गई है। अब कैसे? वो सुनते ही अपनी गाड़ी घुमाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। इत्तेफ़ाक से वो लोग मिल जाते हैं और फिर उसको बिठाकर यहाँ पर लाते हैं। रागिनी को माफ़ कर देते हैं और लाल जी को कुछ नहीं कहते हैं। बस कुंती यही कहते हैं कि वो मेरी बेटी की ज़िंदगी में एक काँटा था, जिसे मेरी बेटी ने निकाल कर फेंक दिया और उससे यही कहना है कि वहाँ पर कभी ना आए, अपनी शक्ल ना दिखाएँ। फ़िलहाल 1 हफ़्ते तक उन दोनों लोगों को वहाँ पर रोकते हैं, उसके बाद उन्हें अपने घर भेज देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो रागिनी थी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करी, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और एक टीचर हुई। फिलहाल एक आर्मी के ऑफिसर से रागिनी की शादी होती है। आज रागिनी के 2 बच्चे हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रही है और कुंती भी कभी-कभार उससे मिलने आ जाती है। वो कुंती को अपनी माँ से कम नहीं मानती थी। दोस्तों, ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको प्यार भरे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानी के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।